आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में स्वागत करता हूं। कल जो है हम लोग ईसीटी का कंप्लीट देख चुके हैं वीडियो। अब ईसीटी समाप्त हो चुका है, सिजोफ्रेनिया समाप्त हो चुका है। जो लॉन्ग क्वेश्चन था पेशेंट नर्स रिलेशनशिप वो भी समाप्त हो चुका है, जिसमें विभिन्न तरीका का जो है साइको सोशल थेरेपी भी समाप्त हो चुका है, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, डाइवर्सन थेरेपी, ग्रुप थेरेपी सबको देख चुके हैं। ठीक है, अब जो है आपका मेंटल हेल्थ में बच चुका है। आपका एक आध क्वेश्चन है जैसे हिस्टीरिया है, उसके बाद आता है कुछ दवाइयां हैं जिसका उपयोग पढ़ना है। ठीक है, और एक है जो कि विभिन्न कैटेगरी मतलब मेंटल डिसऑर्डर का कौन कौन से बीमारी को किस कैटेगरी में रखा गया है उसको देखना है। 3-4 क्वेश्चन और है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में भी 3-4 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी देखना है। ठीक है, बाकी आप लोग को जो आज हम लेकर आए हैं MSN 2 से आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन डिजास्टर पर और एक क्वेश्चन है आपका पॉइजनिंग के ऊपर। ठीक है, इसका जो है पॉइजनिंग क्या होता है और इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब आपातकालीन प्रबंध लिखना है। विषाक्तता, पॉइजन मतलब जहर जो होता है ना, ये चीज़ है। समझ गए? चलिए देखते हैं। देखिएगा पॉइजनिंग का क्या होता है। विष बहुत ही हानिकारक रसायन है। यदि शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाए तो पाचन क्रिया के अंगों की हानि पहुंचा सकता है। यदि यह खून में मिल जाए तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को हानि पहुंचा सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दवाइयाँ भी यदि अधिक मात्रा में ली जाती है तो विष का काम करती है। देखिए पॉइजनिंग जो है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, पॉइजनिंग का मेन काम होता है कि अगर पॉइजनिंग आपके शरीर में जाता है तो ये क्या करता है, जो ब्लड है सप्लाई है हमारे शरीर में, जो सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, उसके द्वारा जाके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद अगर पाचन तंत्र में अगर जाता है तो यह पाचन तंत्र को, जो पाचन क्रिया जहाँ पे होता है उस अंग को भी ये प्रभावित करता है पॉइजनिंग। ठीक है, अब ये पॉइजनिंग जो है अनेक प्रकार के होता है, जैसे कोई नाखून लगा दिया, कोई बाइट कर दिया, काट लिया, जैसे कुत्ता, डॉग या कोई जानवर ये सब काट लेता है तो वो भी एक प्रकार से जहर जो है शरीर में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है कि बहुत से ऐसे रसायन दवा है जिसको अधिक उपयोग कर लेने से जो है शरीर में वह जहर का काम करता है। तो ये सब जो काम करता है शरीर के बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो ये चीज़ें जो है आपका होता है, समझ गए, विषाक्त होता है यानी विष होता है। तो वही कहता है विष बहुत ही हानिकारक रसायन है, मतलब विष एक प्रकार का केमिकल है, एक रसायन होता है। ठीक है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। यदि शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा और साथ में अगर ये खून में मिल जाए तो जो खून में मिल जाए तो जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग है उसको जो है ये इफेक्ट करेगा, जैसे हार्ट ब्लॉक करेगा। ठीक है, सांस लेने को अवरुद्ध करेगा। तो ये सारे चीज़ों को ये परेशानी करेगा और मृत्यु का कारण बन जाएगा। दवाइयाँ भी यदि अधिक मात्रा में ली जाती है तो यह विष का काम करता है। ठीक है, और यही जो है आपका विषाक्तता पॉइजनिंग होता है। समझ गए? चलिए विष के स्रोत देखिएगा, पॉइजनिंग, सोर्स ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के स्रोत देखिए कि कहाँ कहाँ से पॉइजनिंग जो है हो सकता है। ठीक है, निगलने वाला विष मतलब निगलने वाला विष, समझ गए। इनजेस्टेड पॉइजन, कभी कभी एसिड, एल्कोहल व कीटाणुनाशक, खराब भोजन आदि गलती से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये होठों, जीभ, गले, खाने की नली तथा पेट को भी जला देते हैं और बहुत तकलीफ होते हैं। ठीक है, निगलने वाला विष का मतलब है कि जैसे चूहा मारने वाला दवाई हो गया या खेत में खाद्य पदार्थ छींटने वाला दवाई है, लेकिन वो जो है गलती से आपका हाथ टच हो गया और हाथ को आप धोए नहीं और उसी के थ्रू जो है आप कुछ खा लिए या मुंह में हाथ लगा लिए तो जो उसका असर हाथ में है वो मुंह में प्रवेश कर जाएगा होठों के माध्यम से और हो सकता है वो अंदर तक चला जाए। तो जो आपका शरीर में अंदर जाएगा तो हो सकता है आपका जो खाने का नली है या पेट है या होठ है ये सब को जो है जलाते हुए शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करेगा, नुकसान करेगा। तो ये निगलने वाला पॉइजन होता है और इससे मृत्यु भी हो सकता है अगर इसका देख रेख नहीं किया गया तो। समझ गए? तो ये चीज़ें जो होता है निगलने वाला विष होता है। समझ गए विष के स्रोत? चलिए दूसरा है सांस द्वारा अंदर गया विष। वो था आपका क्या चीज़, निगलने वाला, जैसे किसी के द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ हानिकारक रखा हुआ है लेकिन अंधेरा में पता नहीं चला और उसको चुपके से उठाकर खा गए तो उस अंदर जाएगा तो हो सकता है नली भोजन का या पेट को अंदर जाने के बाद जला सकता है और बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है। दूसरा है
सांस द्वारा अंदर गया विष। कुछ ऐसे विष होते हैं जो श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इनहेलेड पॉइजन, समझ गए। तो सांस द्वारा, ठीक है, विषाक्त गैसों को श्वास द्वारा अंदर लेने से अंतः श्वसन विषाक्त हो जाती है, जैसे रासायनिक पदार्थों से निकले गैसों, आग का धुआं, कोयले का धुआं आदि। देखिए कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो क्या होता है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है पदार्थ होता है, और जो जल रहा है जैसे धुआं हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिसको जलाया गया और उसका श्वास जो है अंदर ले लिए, तो उससे अंदर जाने के बाद वो पॉइजन का काम करने लगता है, मतलब आपके शरीर में नुकसान पहुँचाने लगता है और इससे मृत्यु भी हो सकता है, समझ गए। तो ये होता है आपका सांस के द्वारा अंदर लेना, मतलब इनहेलेड पॉइजन, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, इंजेक्शन द्वारा प्राप्त विष, इंजेक्टेड पॉइजन्स क्या होता है देख लीजिए। त्वचा में सुई द्वारा विष पहुंचाया जा सकता है, मगर मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी के डंक, कांच के टुकड़े आदि द्वारा भी शरीर में विष फैलते हैं, समझ गए। देखिए इंजेक्शन, इंजेक्टेड पॉइजन। अब इंजेक्टेड पॉइजन कहने का अर्थ है कि जो आपको मच्छर डंक मारेगा, मच्छर डंक मारेगा, तो डंक मारेगा तो वह क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, वह जो है इंजेक्शन सुई के जैसे वो चुभे देगा। जैसे मकड़ी है, मकड़ी भी क्या करता है आपका सुई के जैसे चुभा देगा। मधुमक्खी है वो भी अपना डंक मारता है, इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े कुछ है और उसमें जो है अगर मान गए वो पॉइजन वाला कांच है और वो टूट गया, और वो टूटने के बाद जो है आपके शरीर में चुभ गया, चुभने से क्या होगा कि उसका जो कांच पर जो पॉइजन लगा है वो आपके ब्लड में चला जाएगा अंदर, और अंदर जाने के बाद वो पॉइजन के रूप ले लेगा। तो ये होता है आपका इंजेक्शन द्वारा प्राप्त विष, ठीक है। त्वचा में सुई के माध्यम से द्वारा जो है विष पहुंचाया जा सकता है, जैसे मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी के डंक, कांच के टुकड़े आदि शरीर में विष फैल जाता है, समझ गए। तो तीन स्रोत हम लोग क्या क्या देखे हैं। पहला स्रोत देखे हैं निगलने वाला विष, ठीक है, निगलने के माध्यम से होगा। दूसरा देखे हैं सांस के माध्यम से होगा। तीसरा है इंजेक्शन के माध्यम से होगा और चौथा है अवशोषण द्वारा, बाई एब्सॉर्प्शन, समझ गए, बाई एब्सॉर्प्शन। त्वचा द्वारा अवशोषित जहरीले पदार्थों से भी शरीर में विष फैल जाता है, जैसे कीटनाशक, कारखानों के रासायनिक पदार्थ, जहरीले पौधे, ठीक है। देखिए अवशोषण, बाई एब्सॉर्प्शन के द्वारा भी जो है शरीर में क्या होता है आपका जहर जो है फैल जाता है। जैसे मानिए त्वचा है, त्वचा पे कुछ ऐसे पदार्थ लग जाएगा और उसको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, नहीं साफ करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो है त्वचा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित कर कर वह क्या होगा, अंदर चला जाएगा। अंदर जाएगा तो अपना इफेक्ट शरीर में दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यही होता है आपका अवशोषण के माध्यम से, समझ गए। जैसे कीटनाशक दवाइयाँ या कीटनाशक लेप जो होता है वो पेस्ट वाला, कारखानों के रासायनिक पदार्थ, केमिकल पदार्थ और जहरीले पौधे आदि अगर सटते हैं आपके त्वचा में, तो ये त्वचा में सटने के बाद अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण त्वचा कर लेगा तो फिर शरीर को हानिकारक पहुंचा देगा। इसीलिए इसको अवशोषण द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका देखिए तीसरा चीज़ था, जहर जो फैलने का जो स्रोत है वो आपका क्या है, चार माध्यम है। कौन कौन माध्यम है। पहला है निगलने का माध्यम, निगलने के द्वारा। दूसरा था आपका श्वास के द्वारा, इनहेलेटेड के द्वारा। तीसरा है इंजेक्शन के द्वारा, और चौथा है अवशोषण के द्वारा। ये चारों स्रोत से जो है आपको विष शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये स्रोत बन जाएगा चारों, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो पॉइजन होता है, पॉइजन शरीर में अगर बनता है तो इसका समान लक्षण और चिन्ह क्या होता है देख लीजिए। अगर किसी को शरीर में पॉइजन बनता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, तो शरीर में क्या क्या जो है लक्षण उत्पन्न करता है देख लीजिए। मुंह व होठों के पास जलन व लालापन। आपके शरीर में अगर जो है मुंह के माध्यम से अगर शरीर में पॉइजन गया है तो जो है मुंह और होठों के पास जलन होगा और लालापन, लालीनुमा आ जाएगा, ठीक है। उल्टी आना, मतलब अगर आप पॉइजन ले लें, जो भी लिया रहेगा उसके शरीर से उल्टी होने लगेगा, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होगा, समझ गए।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि सांस में रसायन आदि दुर्गंध आना, मतलब जो श्वास छोड़ेगा उसमें दुर्गंध आएगा रसायन का, बेहोशी छाने लगेगा धीरे धीरे, श्वास दर रुक जाएगा, दौरे पड़ने लगेगा, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना, गला सूखना, अत्यधिक प्यास लगना, ये सब जो है आपका पॉइजनिंग वाले पेशेंट का नॉर्मल लक्षण होता है कि बेहोशी आ जाएगा, चिड़चिड़ा होने लगेगा, चक्कर आएगा, जी घबराएगा, जी मचलेगा, बेचैनी होगा, चिड़चिड़ापन, श्वास दर रुक जाएगा, ठीक है, श्वास में लेने में कठिनाई होगा, सांस में जो है रसायन का दुर्गंध आएगा, ठीक है, ये सब जो है चक्कर आएगा, दौरा पड़ेगा। तो ये सब जो है आपका पॉइजन लेने के बाद होता ही है, आप लोग देखे भी होइएगा। ये सब जो है आपका होता है साइन एवं सिम्टम्स पॉइजनिंग का, समझ गए। चलिए अब पॉइजनिंग का इमरजेंसी मैनेजमेंट, आपातकालीन प्रबंध क्या होगा देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। सबसे पहले क्या करें, आप आपातकालीन प्रबंध में कोई भी अगर पॉइजन, अगर किसी के शरीर में पॉइजन चला गया है किसी भी माध्यम से, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है उसके शरीर को क्या करना चाहिए, वहाँ पे देख रेख करना चाहिए और तुरंत जो है पुलिस को सूचित करना चाहिए। ओके। दूसरा है निगलने वाला विष घायल के मुंह में अगर कुछ भी हो तो उसे निकाल दे। अगर देखिए निगलने वाला विष अगर लिया हो शरीर में, मुंह के माध्यम से, तो वो जो है शरीर में मुंह में अगर कुछ भी हो तो उसे निकाल दे। अगर व्यक्ति ने कोई घरेलू विष या अन्य पदार्थ निगल लिया हो तो उसके पात्र या शीशी पर दिए गए दुर्घटना विषाक्त के निर्देशों को पढ़ें। अब जैसे देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, लड़ाई होता है, तो घर में कुछ ऐसे चीज़ होता है, पॉइजन रखा रहता है जिसको लोग क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो उसको जो है क्या होता है कि जो भी अगर ऐसा काम किया है तो तुरंत उसके आसपास अगर कोई शीशी या कोई ऐसा चीज़ पड़ा है जो कि पॉइजन वाला हो तो उसको तुरंत उठाकर और उसको जो है देखना चाहिए, निर्देश पढ़ना चाहिए कि इसका जो दुर्घटना के बाद जो विषाक्तता का जो है निर्देश उस पर दिया रहता है तो इसको जो है पढ़ना चाहिए, समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है त्वचा पर विष दूषित कपड़ों को व्यक्ति की त्वचा पर से हटाने से पहले दस्ताने पहन ले। त्वचा को 15 से 20 मिनट तक को पानी में धोएं, ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर त्वचा पर उसके जो है अगर किसी के त्वचा पर और कपड़ा पर दूषित जो है विष पड़ चुका है, पड़ा हुआ है, तो उसको जो है दस्ताने हटाने से पहले दस्ताने पहन ले और 15 से 20 मिनट उस त्वचा को धोए जिस जगह पर जो है पॉइजन उसको लगा है, ठीक है। आँख में विष, आँखें को ठंडे या गुनगुने पानी से 15 से 20 मिनट तक धोए, ठीक है। अगर आँख में विष चला गया है तो 15 से 20 मिनट तक ठंडे या हल्का गुनगुने पानी से धोना चाहिए, समझ गए। ये सब जो है इमरजेंसी में करना चाहिए। अगर किसी को आँख में विष चला जाए या मुंह में विष चला जाए तो ये सब इमरजेंसी देखभाल करना चाहिए, ठीक है। सांस द्वारा लिया गया विष व्यक्ति को तुरंत स्वच्छ हवा में ले जाए। अगर व्यक्ति श्वास के माध्यम से कोई चीज़ सूंघ लिया है और उसके कारण उसको बेहोशी छा गया है, मतलब विषाक्तता आ गया है, तो उसे जो है तुरंत साफ हवा में ले जाए, ठीक है। छठा है अगर घायल उल्टी कर रहा हो तो उसके सिर को एक तरफ कर दे ताकि श्वसन मार्ग अवरुद्ध चौकिंग ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि पॉइजनिंग लिया है और काफ़ी ज़्यादा उल्टी कर रहा है तो उसको सर को जो है एक तरफ साइड में कर देना चाहिए ताकि जो है उसका श्वसन मार्ग अवरुद्ध चौकिंग ना हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए अचेत व्यक्ति में श्वास दर न हो व हृदय धड़कन भी न हो तो तुरंत बचाव प्रणाली ABC पूरा करें, मतलब CPR देंगे, समझ गए। बचाव प्रणाली ABC पूरा करेंगे। जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर पॉइजन लेने के बाद बिल्कुल बेहोशी हो चुका है और हृदय धड़कन भी उसमें नहीं चल रहा है तो जो है ABC बचाव प्रणाली को पूरा करेंगे, ओके, समझ गए। आठवां है विषाक्त के बारे में आसपास के लोगों से सूचना एकत्रित करें एवं देखें कि वहाँ कोई गोलियां की शीशी, कोई पात्र तो नहीं है, ठीक है। आदि हो तो उन्हें सूचनाओं को चिकित्सक को दे, समझ गए। देखिए हो सके तो जो भी पॉइजनिंग का कारण है आसपास के लोगों से जो है सूचना एकत्रित करें और देखें कि आसपास में कोई ऐसा शीशी, कोई ऐसा गोली का डब्बा तो नहीं पड़ा है जिसके द्वारा ये पॉइजन हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को देखकर अगर मिले तो सूचना एकत्रित करके डॉक्टर को बताएं, ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे अगर व्यक्ति के होठ व मुंह में जलन हो रही हो तो पानी व दूध पीने को दे, उल्टी कराने की कोशिश न करे, ठीक है।
देखिए, अगर व्यक्ति के होठ व मुंह में जलन हो रहा हो तो व्यक्ति पानी व दूध पीने को दे, उल्टी कराने की कोशिश न करे। समझ गए, ये चीज़ होता है। नेक्स्ट है, अगर व्यक्ति सचेत हो व उसके मुंह व होठों पर कोई जलन न हो तो उसे उल्टी करने के लिए प्रेरित करें एवं उल्टी के पदार्थ को चिकित्सीय जांच के लिए संभालें। ठीक है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अगर ठीक हो, बिल्कुल उससे जो है अभी सचेत है, उसका होश है और उससे जो है जलन न हो रहा हो तो उसे उल्टी कराने का कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि उल्टी ना कराए, जिसके मुंह पर जलन हो, होठ पर जलन हो तो उसे उल्टी ना कराए बल्कि उसे पानी और दूध पिलाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, उसके जो है बेहोशी रहेगा, तो इस कंडीशन में जलन उलन हो सकता है और अगर उल्टी कराएंगे तो शरीर से जो है जल का मात्रा ख़त्म हो जाएगा और वो जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाएगा। इसलिए समझ गए। चलिए, 11 नंबर पॉइंट है, किसी भी विषाक्तता वाले व्यक्ति से स्वयं को दूषित ना करें। कोई भी अगर पॉइजनिंग वाला पेशेंट है तो उससे जो है क्या करें, दूरी बनाकर रखें, उससे जो है खुद को कंटेमेंटेड मतलब दूषित ना करें। समझ गए। तो ये 11 पॉइंट था जो कि बचाव प्रणाली था या आपातकालीन प्रबंध था पॉइजनिंग में। समझ गए। तो पॉइजनिंग का समझ गए, स्रोत समझ गए और मतलब पॉइजनिंग का चिन्ह और लक्षण समझ गए और पॉइजनिंग का बचाव आपातकालीन प्रबंध भी समझ गए और हो सके तो डॉक्टर के पास ले जाकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। एक पॉइंट ये भी लिख दीजिएगा। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले, देखिए ये सब जो 11 पॉइंटें हैं ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं, एक दो बार पढ़ लेंगे माइंड में आ जाएगा। आप समझिए कि क्या क्या आप बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पॉइजन लेता है उसको क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, और जब जो चीज़ें अगर ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप उसका जो है देखभाल भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप एक को ये ध्यान में आना चाहिए कि कोई अगर पॉइजन लेता है, कोई अगर केमिकल ऐसे पदार्थ लेता है जो जहरीला हो, तो उसके बाद लेने के बाद क्या क्या उस पेशेंट में दिख सकता है, क्या क्या हो सकता है, और उसी के अनुसार जो है आपातकालीन देखभाल लिखेंगे। और आपातकालीन देखभाल तुरंत होता है, तुरंत देखभाल होता है। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि आपदा प्रबंधन के ऊपर आपदा को देखेंगे। ठीक है, आपदा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डिजास्टर। आपदा का वर्गीकरण कीजिए, इन लिस्ट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। आपदा के प्रबंध में एक नर्स की क्या क्या भूमिका है विस्तार में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कितने बार, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है, सेकेंड ईयर का। ओके, बहुत लोग को आता ही होगा क्योंकि 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी बहुत लोग जिनका आर्ट्स होगा उनको पता ही होगा कि आपदा क्या होता है, आपदा का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है और आपदा जो है आपदा में जो है नर्स क्या क्या कर सकती है। समझ गए। चलिए देख लेते हैं एक बार, लेकिन देखना है तो देख लेते हैं। देखिए, आपदा का जो बी वाला है ना, बी वाला बहुत आसान है, वर्गीकरण कह रहा है। तो आपदा का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार से किया जाएगा, 2 प्रकार से। कौन कौन? एक होगा प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, और एक होगा आपका ह्यूमन बीइंग डिजास्टर, मतलब मानव जनित आपदा। समझ गए। 2 आपदा का वर्गीकरण हो गया। अब प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, जैसे हो गया भूकंप हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है चक्रवात हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आपका होता है प्राकृतिक आपदा। समझ गए। तो ये आप प्राकृतिक आपदा लिख के जितना भी प्राकृतिक आपदा है आपको आएगा याद, वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित जो आपदा होता है वो क्या होता है, जैसे युद्ध हो गया, समझ गए, परमाणु हमला हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है आपका आग लगना। समझ गए। उसके बाद हो गया आपका बहुत सारे होता है, बहुत सारे ऐसे आपदा होता है जो कि आपके मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। समझ गए, जिसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो दूसरा जो है बहुत आसान है, मैंने बता दिया, दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए और जो चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, आपदा क्या होता है समझ लीजिए। आपदा प्रायः एक अनअपेक्षित घटना होती है, यह थोड़े समय में बिना चेतावनी घटित होती है एवं मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, साथ ही बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इनसे निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं का तीव्र आवश्यकता होती है। समझ गए। देखिए, जो डिजास्टर होता है, आपदा होता है, यह अनअपेक्षित होता है, मतलब अनएक्सेप्टेड होता है। जो आप
कभी ये चीज़ को पता नहीं होगा कि अभी जो है भूकंप आ जाएगा, बट आपको अभी भूकंप आ गया, आपका इसका थोड़ा रियलाइज भी नहीं है, आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी नहीं है कि अभी भूकंप आ सकता है, आपको ध्यान भी नहीं है, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया। ये क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। अचानक से एकदम नदी नाला खाली है, लेकिन अचानक से लगेगा कि ओ 1 से 2 दिन में ही बाढ़ पूरा के पूरा पानी भर दिया, बरसात लगातार हो रहा है। तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदा होता है, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा होता है, समझ गए। तो ये जो है ऐसा आपदा, ये सब आपदा दो जो है प्रायः एक अनअपेक्षित घटना होता है जो थोड़े समय में बिना बताए अचानक जो है बिना चेतावनी के घटित हो जाता है, ठीक है, एवं मानव जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। साथ ही बड़े पैमाने पर जान माल का भी हानि होता है। इनसे निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं का तीव्र आवश्यकता होती है। तो आपदा के बारे में समझ गए कि आपदा एक अनअपेक्षित घटना होती है जो क्या करता है कि थोड़े समय में बिना कोई चेतावनी के घटित होता है और मानव जीवन के अस्त व्यस्त कर देता है। इसमें जो है जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इनसे निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं का होना और वो भी तीव्र गति से होना बहुत जरूरी होता है, समझ गए। और यही जो है आपका आपदा होता है। आपदा के बारे में समझ गए कि यह बिना कोई सूचना के होने वाला घटना होता है जिसमें बड़े पैमाने पर मानव जीवन का अस्त व्यस्त कर देता है और बड़े पैमाने पर जान माल का हानि नुकसान होता है। और इससे अगर निपटना है तो क्विकली मतलब तीव्र गति से आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी सेवा का आवश्यकता पड़ता है। तो समझ गए आपदा के बारे में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रियाग, समझ गए। ट्राइग क्या होता है? ट्रियाग आपदा के समय प्राथमिक देखभाल के लिए विकसित नियमों का समूह है, ठीक है। देखिए जो ट्रियाग जो है आपदा के समय प्राथमिक देखभाल, प्राइमरी केयर के लिए विकसित नियमों का समूह है। इसमें पीड़ितों की देखभाल गंभीरता के आधार पर दिए गए रंगों के अनुसार किया जाता है, समझ गए। जैसे देखिए अब आपदा को पहचानने के लिए कि किसके पास जो है कैसा आपदा है, कितना ज़्यादा गंभीर है, इसके लिए एक जो है नियम लाया गया और इस नियम को जो है ट्रियाग के नियम कहते हैं। यह एक नियमों का समूह होता है जो प्राथमिक देखभाल करता है आपदा में, जिसे हम लोग ट्रियाग बोलते हैं, समझ गए। क्या चीज़? ट्री एज, समझ गए। ट्री एज बोलते हैं, याद रखिएगा। ट्री एज सबसे ज़्यादा याद होगा क्या चीज़? ट्री एज याद रखिएगा कि यह एक जो है प्राथमिक देखभाल दिया जाता है। इस नियमों का समूह होता है जो आपदा प्रबंधन में आपदा के समय प्राथमिक देखभाल के लिए विकसित किया गया है, जिसे ट्री एज कहते हैं, समझ गए। इसमें पीड़ितों की गंभीरता के अनुसार जो है देखभाल दिया जाता है, जिसके लिए जो है विभिन्न रंगों को दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए यह निम्न प्रकार के होती है। हरा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है और काला रंग है। 4 रंग है, समझ गए। 4 रंग है, इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए हरा रंग चलने फिरने में सक्षम पीड़ित। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चलने फिरने में तो चल सकते हैं बट वो पीड़ित होते हैं। वो चल फिर सकते हैं बट वो पीड़ित हैं, समझ गए। तो वो होता है आपका हरा रंग। जो है हरा रंग से जिनको वर्गीकृत किया गया है उनको चलने फिरने में सक्षम पीड़ित बताया गया है, समझ गए। लाल रंग वाला जो इंडिकेट करता है कि जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना वाले पीड़ित हैं। लाल रंग ये बताता है कि वैसा पीड़ित जिसका जीवन जो है रहने का सर्वाधिक जो है संभावना हो, वो है पीड़ित। बट लाल रंग बताता है कि यह जो है सबसे ज़्यादा इसका चांस है कि यह बच सकता है, इसका संभावना है, समझ गए। पीला रंग है गंभीर रूप से चोटिल परंतु जीवन को खतरा नहीं, ठीक है। पीला बताता है कि जो व्यक्ति जो पीड़ित है वह गंभीर रूप से चोटिल है परंतु जीवन को खतरा नहीं है इससे। तो ये पीला रंग बताता है, समझ गए। और काला रंग क्या बताता है देख लीजिए। काला रंग बताता है कि मृत व्यक्ति या मरणासन व्यक्ति या तो वह मर चुका है या मरने के निकट है, ये काला रंग बताता है। इसीलिए काला रंग जो है बहुत ज़्यादा अशुभ भी होता है, समझ गए। तो ये जो है आपदा के समय 4 कलर जिसको ट्रियाग समूह कहते हैं, ट्री एज समूह कहते हैं, इस ट्री एज समूह में जो है 4 कलरों को रखा गया जिससे जो है पहचाना जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा गंभीर पीड़ित है, समझ गए आपदा में। तो उस अनुसार से
उसको जो है प्राथमिक देखभाल आपदा में दिया जाता है सबसे पहले। समझ गए। हरा रंग क्या बताता है कि चलने फिरने वाला पीड़ित है, मतलब पीड़ित वो है, मतलब आपदा से पीड़ित है लेकिन वो चल फिर सकता है, हरा रंग बताता है। लाल रंग बताता है कि पीड़ित तो है लेकिन इसमें जो जीवन है यह सबसे ज़्यादा संभावना है कि ये व्यक्ति रिकवर हो जाएगा। समझ गए। पीला बताता है कि गंभीर रूप से चोटिल है, मतलब आपदा के कारण गंभीर चपेट में आने के कारण या गंभीर रूप से घायल है या चोटिल है, ठीक है ना, तो ये पीला बताता है। समझ गए। काला क्या बताता है कि मृत हो गया है व्यक्ति या मरने के निकट पहुंच चुका है, तो काला रंग सबसे अशुभ। समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ को समझ गए, पीला रंग, चारों रंग को समझ गए, यह एक समूह है। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या था, आपदा, ये आपदा हो गया। आपदा का जो नियम है ट्रिएज, इसको समझ लिए, ठीक है, जिसमें 4 कलर था। अब जो दूसरा प्रश्न है बी नंबर का, वो है आपदा का वर्गीकरण। आपदा का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं, एक मानव जनित और एक क्या होता है प्राकृतिक जनित। प्राकृतिक जनित में कौन कौन होता है, बाढ़ हो गया, उसके बाद हो गया बाढ़ हो गया, भयानक बरसात हो गया, बर्फबारी हो गया, ठीक है, उसके बाद चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वही भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। ये सब जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, जो प्राकृतिक रूप से दिया जाता हो वो प्राकृतिक आपदा होता है। समझ गए। यहीं पे बात करें हम लोग क्या चीज़ का, मानव जनित का, तो जैसे लड़ाई झगड़ा, आग लगा देना किसी के घर में, ठीक है, या दूसरी बातें हैं कि इन्फेक्शन फैलाना, संक्रमण फैलाना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, रासायनिक अटैक करना, उसके बाद हो गया परमाणु हमला करना। ये सब जो है मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो ये इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा वर्गीकरण में। अब नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में नर्स का भूमिका क्या होता है या नर्स का कार्य क्या होता है, देख लीजिए। रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ गए। चलिए, ये भूमिका वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। नर्स आपदा प्रबंधन के दौरान गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को उपचार केंद्र भेजने में मदद करती है। अब देखिएगा, जहाँ भी अगर बाढ़ उड़ आता है तो उस इलाका में जो है मेडिकल टीम पहुँचती है, वहाँ पे जो नर्स होती है वह पीड़ित लोगों को खोज कर उससे जो है उपचार केंद्र पर भेजने का काम करती है। तो ये नर्स का काम होता है। दूसरा है नर्स आपदा के दौरान मृत प्रायः लोगों का कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिकेशन CPR करती है, ठीक है। जो मृत व्यक्ति हो जाता है तो वो आपदा के कारण हुआ है, तो हमें क्या पता है कि व्यक्ति मर चुका, हो सकता है व्यक्ति में जो है जीवन हो अभी, तो उसके लिए जो है CPR दिया जाता है। और अगर CPR के बाद अगर कुछ जो है उसमें हलचल नहीं हो रहा है बॉडी में, मतलब वह मर चुका है। लेकिन मृत व्यक्ति को प्रायः जो है आपदा प्रबंधन में कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिकेशन देना चाहिए, CPR, ताकि हो सकता है कहीं जीवन हो तो बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स आपदा के दौरान अस्थायी उपचार केंद्र की स्थापना करती हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जहाँ भी पीड़ित इलाका रहता है तो वहाँ पे जो है मेडिकल टीम जाती है और एक छतरी टांग के उसके नीचे जो है बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो करने लगती है। जैसे कोविड के दौरान भी हुआ था, ठीक है। तो कोविड के दौरान देख रहे थे रेलवे स्टेशन हो गया या जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस था वहाँ पे जो है छतरी लगा के और 2-4 मेडिकल के टीम वहाँ पे जो है चेक करती थी, कोविड को चेक किया जाता था। तो यही जो है क्या होता है अस्थायी उपचार केंद्र हो जाता है, जहाँ पे उपचार के लिए स्थापना किया जाता है। समझ गए। आपदा में तो कोविड ही तो एक प्रकार के आपदा था ना, प्राकृतिक आपदा। नर्स है आपदा के दौरान आवश्यक आपातकालीन औषधियों का व्यवस्था करती है। नर्स जो है आपदा के दौरान आवश्यक जो भी आपातकालीन औषधि है उसकी व्यवस्था करती है, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि नर्स आपदा स्थल से रिफर पेशेंट को दिए गए उपचार को रेफरल शीट पर लिखती है, साथ ही इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियां भी लिखती है। समझ गए। अब नर्स जो है आपदा स्थल से जो भी पेशेंट को रेफर करेगी, वहाँ पे जो भी पेशेंट का अगर रिकवरी नहीं होने वाला होगा तो उसे आगे जो है उपचार केंद्र के लिए भेजेगी, उपचार केंद्र पर भेजेगी, तो जो है उसको स्लिप बनाकर उसे भेजेगी। समझ गए। नर्स रेफर किए गए रोगी का रिकॉर्ड रखती है। नर्स जो है जो भी रोगी का आपदा जगह पर से अगर रेफर करेगी तो उसका रिकॉर्ड बनाकर रखेगी, ठीक है।
ये सब नर्स का काम होता है। नेक्स्ट है, आपदा के दौरान अधिक जान हानि के कारण वातावरण दूषित हो सकता है, साथ ही जल भी प्रदूषित हो जाता है। इससे जलवाहित रोग होने की संभावना होती है। नर्स स्वच्छ जलापूर्ति की जांच कर इन रोगों की रोकथाम करती है। ठीक है, देखिए जैसे बाढ़ उठ आया तो क्या करेगा, आपके पानी जो है बाढ़ के कारण गंदा आने लगेगा नलकूप से या जो भी है, तो जल भी दूषित हो जाएगा। तो इस दौरान जो है जल को चेक करती है और उससे जो है रोकथाम करने का कोशिश करती है। तो नर्स का ये सब काम होता है कि हर एक तरीक़ा की चीज़ों को जो है हैंडल किया जाए जिससे बीमारी ना फैले, समझ गए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। नर्स एकत्रित पानी में डीडीटी, केरोसिन इत्यादि का छिड़काव करती है। इससे मच्छर वाहित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया इत्यादि पर नियंत्रण सरल हो जाता है, समझ गए। देखिए अब जो भी एकत्रित पानी है, नर्स जो है उसमें डीडीटी या केरोसिन छिड़कती है ताकि उसमें जो भी मच्छर है और जिसके द्वारा रोग हो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसको नियंत्रण किया जा सके, समझ गए। नेक्स्ट है, नर्स आपदा के दौरान संभावित संक्रमित लोगों की जांच करती है एवं रोकथाम की प्रभावी उपाय करती है, समझ गए। तो नर्स का एक काम होता है कि लोगों को, संक्रमित लोगों को ढूंढना और उसका रोकथाम करना उस बीमारी का, समझ गए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा के समय दौरान लोग अपंग हो जाते हैं या परिजनों को खोने के कारण गहन दुख की स्थिति में होते हैं। नर्स इन लोगों को दिलासा दिलाती है। मतलब नर्स क्या करती है कि आपदा में जो भी लोग अपने संबंधी को खोए हैं या खुद के जो है डिजेबिलिटी हो चुका है, अपंगता, विकलांगता आ चुका है, तो उसको जो है दिलासा दिलाएंगे। ठीक है, नर्स लापता व्यक्तियों को परिजनों से मिलाने में सहायता कर सकती है। नर्स का यह भी काम हो सकता है कि जो भी उसके घर के लोग लापता है सदस्य, उसको मिलवाने का, ढूंढने का काम कर सकती है, सहायता कर सकती है, समझ गए। ओके, 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। नर्स काउंसलिंग द्वारा लोगों में अवसाद को कम करती है, उससे उनकी मनोदशा में सुधार होती है, समझ गए। अब देखिए होता यह है कि कोई भी अगर आपदा आता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं, बहुत उनका चीज़ का नुकसान हो जाता है, जिसके कारण जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो इसके लिए जो है नर्स काउंसलिंग करती है लोगों को और उसके मनोदशा में सुधार का काम करती है, डिप्रेशन कम करके। ठीक है, नर्स लोगों को मनोसामाजिक चिकित्सा उपलब्ध कराती है, ठीक है ना, साइको सोशल थेरेपी, और जिससे मानसिक पुनर्वास में सहायता मिलती है, जिससे लोगों को फिर से अपने मानसिक संतुलन को पाने में सहायता मिलता है, समझ गए, साइको सोशल थेरेपी देने से। ठीक है, 14 नंबर देखिएगा कि नर्स इन लोगों को उचित देखभाल प्रदान कर शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करती है। नर्स क्या काम करती है कि लोगों को उचित देखभाल प्रदान करती है, जिससे लोग जो है अपने स्वास्थ्य को शीघ्र जो है प्राप्त कर सके अच्छा से, समझ गए। तो ये जो है 14 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। बहुत शानदार पॉइंट था कि नर्स जो है क्या क्या कर सकती है आपदा प्रबंधन में। तो आप इसको 14 पॉइंट भी लिख सकते हैं या अलग अलग तरीके से भी इसका प्रबंधन को आप लोग लिख सकते हैं कि आवश्यक प्राथमिक उपचार, आवश्यक रेफरल प्रणाली, ठीक है, आवश्यक जो है पोषण से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित, तो अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं ये 14 पॉइंट आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको अगर लिखना होगा तो लिखिएगा कि प्राथमिक देखभाल, ठीक है, 2 पॉइंट बनाइएगा, एक में प्राथमिक देखभाल, इसमें पॉइंट लिखिएगा 2-3 पॉइंट, ठीक है। दूसरा में लिखिएगा कि स्वच्छता का देखभाल, इसमें जो है पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तो तीसरा लिखिएगा कि घायलों की देखभाल, ठीक है। चौथा लिखिएगा कि गुम पड़े व्यक्तियों का जो है सर्चिंग करवाना, ठीक है। पाँचवा लिखिएगा कि आपदा से होने वाले संक्रमणों को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये लिखिएगा, इसमें पॉइंट लिखते जाइएगा। तो ये सब जो है एक और इसमें 3-4 पॉइंट, 2 इसमें 3-4 पॉइंट, 3 इसमें 3-4 पॉइंट, 4 इसमें 3-4 पॉइंट। तो ये सब जो लिखने से आपके अंदर जो है क्या होगा, एक स्मार्टनेस दिखेगा किनको, जो कॉपी चेकने वाले होंगे। तो ये चीज़ें आपको बेटर बनाएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं। कोई भी अगर नर्स के भूमिका लिखना हो तो इसी प्रकार से लिखिएगा, एक में लिख दीजिएगा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसमें 2-4 लाइन लिखिएगा, फिर उसमें जो है जो पॉइंट होगा उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।